हेलो स्टूडेंट्स, इंटरमीडिएट्स पार्ट फर्स्ट में हमने कार्बोकेटाइन, कार्बेनाइन और फ्री रेडिकल्स यानी मुक्त मूलक के बारे में बात की थी। आज हम बात करने वाले हैं कार्बिन के बारे में, नाइट्रिन के बारे में, एराइन या बेंजाइन के बारे में। तो सबसे पहले हम बात स्टार्ट करेंगे कार्बिन या मिथाइलिन से। तो कार्बिन मिथाइलिन के अस्थायी व्युत्पन्न होते हैं जिसमें कार्बन द्विसंयोजी होता है, अर्थात कार्बन परमाणु दो बंधों से जुड़ा होता है, उस पर दो असहभाजित इलेक्ट्रॉन या एक असहभाजित इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित होता है। अर्थात कार्बन परमाणु के संयोजी कोष में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये उदासीन एवं बहुत ही अभिक्रियाशील स्पीशीज होता है। इस वर्ग का सबसे सरल सदस्य मिथाइलिन है। तो सबसे पहले हमने कार्बन के बारे में क्या देखा कि कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। दो तो ये हो गए कार्बन हाइड्रोजन के सिग्मा बॉन्ड के, और दो इलेक्ट्रॉन ये, 2 इलेक्ट्रॉन ये, और 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ होगा, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे जो कि असहभाजित होंगे कार्बन के वैकेंट पी ऑर्बिटल में होंगे। तो कुल टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं, जिसमें 4 इलेक्ट्रॉन तो बंध में काम आ रहे हैं और जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं वो बंध में काम नहीं आ रहे हैं और असहभाजित हैं। इस तरीके से ये पूरी स्पीसीज क्या है, उदासीन है, आवेश नहीं पाया जाता है। इस स्पीसीज पे काफ़ी रिएक्टिव होती है और इसी वजह से जल्दी से रिएक्शन दे देती है। अब कार्बन भी 2 प्रकार की होती है। अब देखिए यहाँ पर 2 वैकेंट ऑर्बिटल है कार्बन के पास, 2 ऑर्बिटल है। अब ये जो 2 ऑर्बिटल है, या तो दोनों ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन मिले या फिर दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिटल में मिले, उसके आधार पर क्या होता है, कार्बन को बांटा जाता है। कार्बन या हाइड्रोजन हाइड्रोजन, अगर इसका एक ऑर्बिटल तो ये है और एक ऑर्बिटल ये है, यदि दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिटल में होते हैं, असहभाजित इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिटल में होते हैं, तो हम इसको सिंगलेट कार्बन कहते हैं। और यदि असहभाजित इलेक्ट्रॉन एक में नहीं होकर दोनों असहभाजित एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों ऑर्बिटल्स में होते हैं, तो इसको हम ट्रिपलेट कार्बन कहते हैं। इस तरीके से हम n+1 के द्वारा इसकी मल्टीप्लिसिटी या कितना वो है हम निकाल सकते हैं। तो जब दोनों उसमें रहता है तो उसके लिए n कितना हो गया, 0, ऐसा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 0 है, तो उस कंडीशन में n+1 कितना हो जाएगा, 1, तो सिंगलेट कार्बन हो गया। और जब दोनों अलग अलग हैं तो उस कंडीशन में n = कितना हो गया, 2, तो उस कंडीशन में n+1 से कितना हो जाएगा, 2 + 1 = 3। तो इस तरीके से वो ट्रिपलेट कार्बन हो जाती है। इस तरीके से हम देख सकते हैं। हमने देखा सिंगलेट और ट्रिपलेट कार्बन। अब ट्रिपलेट कार्बन का जो स्थायित्व होता है वो सिंगलेट कार्बन से हमेशा ज़्यादा होता है। मोटे रूप से हम इसको इस तरीके से देख सकते हैं कि सिंगलेट कार्बन में तो दोनों इलेक्ट्रॉन आपस में पेयर होते हैं, तो रिपल्सन एनर्जी उनमें समाहित होती है। लेकिन ट्रिपलेट कार्बन में दोनों इलेक्ट्रॉन अलग अलग ऑर्बिटल्स में होते हैं, तो उनमें रिपल्सन एनर्जी नहीं होती। मोटे रूप से हम इस तरीके से एनर्जी के आधार पर इसको देख सकते हैं। बाकी इसको समझाने के लिए आपको आगे की क्लास में और अच्छे से बात की जाएगी इसके बारे में। अब हम बात करते हैं इनके कार्बनों का नामकरण या प्रतिस्थापित CH2 के रूप में करते हैं। मतलब दोनों अगर हाइड्रोजन को अपन प्रतिस्थापित कर देते हैं तो कौन सी कार्बन हमने को मिल रही है, उस आधार पर हम इसका नामकरण देखते हैं। देखिए, यदि दोनों हाइड्रोजन को 2 क्लोरीन के द्वारा प्रतिस्थापित कर रहे हैं तो हमें मिल रही है डाइक्लोरोकार्बन। फेनिल के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, फेनिल रिंग के द्वारा, तो डाइफेनिल कार्बन। और एसीटोन के द्वारा या एसीटो ग्रुप के द्वारा प्रतिस्थापित कर रहे हैं एक हाइड्रोजन को, तो ये मिल रही है अपने को एसीटो कार्बन। इस तरीके से हमने देखा। अब कार्बन का विरचन या सिंथेसिस किस तरीके से किया जाता है वो देख लेते हैं। क्लोरोफॉर्म के द्वारा CH3 है, एल्कोहलिक KOH के साथ जब इसकी रिएक्शंस करवाई जाती है तो हमें डाइक्लोरोकार्बन मिलती है। और कीटीन के पायरोलाइसिस के द्वारा जब इसको थर्मली या फोटोकेमिकली इसको कीटीन की पायरोलाइसिस करवाई जाती है तो हमें क्या मिलती है, कार्बन मिलती है। डायजोमेथेन के द्वारा भी हमें
ट्रिपलेट कार्बन प्राप्त होती है। इस तरीके से हमने देखा कि किस तरीके से सिंथेसिस किया जा सकता है और किस तरीके से इनका नामकरण किया जाता है। अब हम आगे बात करते हैं कार्बन की रासायनिक अभिक्रिया। कार्बन की रासायनिक अभिक्रिया महत्वपूर्ण है क्योंकि सिंगलेट कार्बन और ट्रिपलेट कार्बन दोनों अलग तरीके से रिएक्शंस देती है। हम सिंगलेट कार्बन की बात करें तो सिंगलेट कार्बन हमेशा स्टीरियो सेलेक्टिव होती है, मतलब सिस एल्किन पर सिंगलेट कार्बन के योग से सिस बनेगा और ट्रांस से ट्रांस बनेगा, मतलब सिस से सिस मिलेगा और ट्रांस से ट्रांस। लेकिन ट्रिपलेट कार्बन त्रिविम वर्णात्मक नहीं होती है। सिस एल्किन ट्रिपलेट कार्बन के योग से सिस और ट्रांस दोनों प्रकार के साइक्लोप्रोपेन या कोई सा भी प्रोडक्ट देगा। तो ये हमेशा ध्यान रखना कि सिस अगर सिंगलेट कार्बन की रिएक्शन हम करवाते हैं किसी भी जैसे यहाँ पर हम साइक्लोप्रोपेन जो हमने बात की, आप जो साइक्लोप्रोपेन बनाना है तो हम यदि रिएक्शन कराते हैं डबल बॉन्ड पे सिंगलेट कार्बन के साथ तो हमेशा सिस प्रोडक्ट देगा और ट्रांस प्रोडक्ट देगा। लेकिन ट्रिपलेट कार्बन में वह सिस और ट्रांस दोनों प्रोडक्ट देगा। इस तरीके से कार्बन की जो रासायनिक अभिक्रिया है वो दोनों अलग अलग होती है। अब हम बात करते हैं नाइट्रीन्स की। जैसे कार्बन है होता है वैसे नाइट्रीन होती है। नाइट्रीन भी एक उदासीन होती है, कोई चार्ज नहीं होता है, अत्यंत रिएक्टिव होती है, इलेक्ट्रोस्नेही स्पीसीज होती है। इसमें नाइट्रोजन परमाणु के संयोजी कोष में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, अर्थात नाइट्रोजन परमाणुओं का एक सहसंयोजक बंध नाइट्रोजन परमाणु एक सहसंयोजक बंध से जुड़ा होता है और इस पर 2 एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित होते हैं। तो नाइट्रीन के बारे में देखा हमने। नाइट्रीन क्या होता है, एक तरफ से तो सहसंयोजक बंध जुड़ गया और 2 क्या पाए जा रहे हैं, इस पे लोन पेयर पाए जा रहे हैं, तो इसको हम बोलते हैं नाइट्रीन। और सरलतम नाइट्रीन क्या है, सरलतम नाइट्रीन अगर हाइड्रोजन आर की जगह हमने एच कर दिया तो ये सरलतम नाइट्रीन मिल जाता है हमें, और इसके व्युत्पन्न से ही हम व्युत्पन्न नाइट्रीन बनेंगे। तो देखो ये एल्किल नाइट्रीन हो गया, ये एसिल नाइट्रीन हो गया, ये एथिल नाइट्रीन हो गया, ये और ये एसिटिल नाइट्रीन हो गया। अब हम इनकी बात करते हैं। नाइट्रीन स्पीसीज अल्फा विलोपन से, ताप अपघटन से और फोटो अपघटन के द्वारा बनाई जा सकती है। सबसे पहले हम देखते हैं अल्फा विलोपन के द्वारा। जब हम क्लोरोफॉर्म रिएक्शन देखते हैं, होफमान ब्रोमेमाइड रिएक्शन, तो उसमें देखिए हमें क्या मिल रहा है, हमें नाइट्रीन बन रहा है। जब एल्केन एमाइड की रिएक्शन Br2 के साथ करवाते हैं तो ये बनता है, और उसकी OH- माइनस रिएक्शन करवाने के बाद फाइनली क्या बनता है, नाइट्रीन, जो आगे रिएक्शन देता है। हम एसिल एजाइड का अगर पायरोलाइसिस कराते हैं या ताप अपघटन कराते हैं तो भी हमें क्या मिलेगा, एसिल नाइट्रीन मिलेगा। और इसी तरीके से एल्किल आइसोसाइनाइड के फोटोकेमिकली डिग्रेडेशन से हमें क्या मिलता है, नाइट्रीन मिलता है। तो इस तरीके से हमें पता लगा कि नाइट्रीन हमें कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं आगे नाइट्रीन द्वारा संपन्न होने वाली कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं। तो देखिए नाइट्रोजन वही इंसर्शन अंतर्निवेश हो गया। इसमें जब हम रिएक्शंस कराते हैं तो यहाँ पे अंतर्निवेश मिलता है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, वो साइक्लिक कंपाउंड्स मिल जाएगा हमें। यहाँ पर क्या हो जाएगा, रीअरेंजमेंट होकर हमें ये मिल जाएगा, और यहाँ पे ये इसका डाइमराइजेशन होकर द्विलकीकरण होकर हमें एजो कंपाउंड्स मिल जाएगा। इस तरीके से ये सब नाइट्रीन्स की अभिक्रियाएं हैं। अब हम आगे बात करेंगे एराइन या बेंजेन्स के बारे में, और ये काफ़ी रिएक्टिव स्पीसीज होती है। और 1,2V हाइड्रोबेंजीन, मतलब फर्स्ट और सेकंड पोजीशन पे हाइड्रोजन के एलिमिनेशन के द्वारा ये बनती है। और इनके व्युत्पन्न को क्या बोलते हैं, हम बेंजाइन्स या एराइन्स कहते हैं। इस वर्ग का सबसे सरल उदाहरण C6H4 है। इसका आइसोलेशन नहीं हो पाता, इसकी संरचना निम्न प्रकार से होती है। तो यदि बेंजीन के दोनों हाइड्रोजन एक तरफ से निकाल देते हैं तो फिर क्या बनेगा, ये स्पीसीज बनेगी, और ये इस तरीके से संरचना होती है इसकी। इसमें क्या होता है, जो
sp2 और sp2 ऑर्बिटल है वो आपस में अतिव्यापन, एक ही जगह अतिव्यापन करते हैं ये पूरे उसमें। अब sp2 कभी भी संक्रित कक्षक में अतिव्यापन नहीं करते, लेकिन ये बेंजीन वाला केस ऐसा है जहाँ पर sp2 ऑर्बिटल आपस में अतिव्यापन करके एक पाइबंद बना रहे हैं, जो कि मेन जो पाइबंद इसके बेंजीन रिंग के ऊपर और नीचे पाया जाता है ये उनसे अलग होता है और प्लेन में पाया जाता है ये पाइबंद। इस तरीके से हमने देखा कि कैसे डिफरेंस और sp2 कहाँ यहाँ पर अतिव्यापन करके क्या बना रहे हैं, पाइबंद बना रहे हैं। बेंजीन में भी बेंजीन की तरह ही समतलीय षटकोणीय वलय होती है जिसमें 6 डिलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसके अतिरिक्त इसमें 2 पाई इलेक्ट्रॉन और होते हैं जो निकटवर्ती कार्बन परमाणु पर उपस्थित sp2 कक्षकों के अतिव्यापन से बने पाई कक्षक में होते हैं। अर्थात तीसरा पाइबंद निकटवर्ती कार्बन परमाणु पर उपस्थित sp2 कक्षकों के अतिव्यापन से बनता है। इन sp2 कक्षों के अक्ष का तल और बेंजीन वलय का तल समान होता है। जैसा मैंने बताया था, जो sp2 कक्षकों के अतिव्यापन से जो पाइबंद बन रहा है वो बेंजीन वलय के तल पर ही पाया जाता है, और उसके ऊपर और नीचे जो पाई इलेक्ट्रॉन जो डिलोकलाइज इलेक्ट्रॉन होते हैं उनसे जो पाई क्लाउड बन रहा है रिंग के ऊपर और नीचे, वो इसके लंबवत पाया जाता है। जो sp2 ऑर्बिटल्स के अतिव्यापन से जो पाइबंद बन रहा है उसके लंबवत पाई इलेक्ट्रॉन से क्लाउड पाया जाता है। अतः ये बेंजीन वलय के तंत्र के साथ अतिव्यापन नहीं करते हैं। यह अतिरिक्त पाइबंद बहुत ही दुर्बल होता है क्योंकि sp2 कक्षकों का अतिव्यापन बहुत कम हो पाता है। मैंने पहले बता दिया कि sp2 कक्षक बहुत ही कम अतिव्यापित कर पाते हैं, इसलिए ये बहुत दुर्बल होता है। और इसी वजह से ये जो स्पीसीज होती है वो हाईली रिएक्टिव होती है, अत्यंत क्रियाशील होती है। इसलिए बेंजीन उच्च अस्थायी तथा उच्च अभिक्रियाशील होते हैं। और किस तरीके से इसको बनाया जा सकता है, तो क्लोरोबेंजीन उसके व्युत्पन्नों की सोडामाइड और द्रव अमोनिया से रिएक्शन करने पर यह हमें मिलता है। जब हम क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन करवा रहे हैं तो ये हमें क्लोरोमाइड से और द्रव अमोनिया से रिएक्शन कराने पे हमें बेंजीन मिल रहा है। उसी तरीके से डाइहेलोबेंजीन की लिथियम मरकरी अमलगम से रिएक्शन कराने पे भी हमें बेंजीन मिल जाएगा, और डायजोटिकृत एंथ्रेनिलिक अम्ल को बेंजीन में गर्म करने पे भी हमें बेंजीन मिल जाएगा। अब इसकी रिएक्शंस की बात करते हैं तो बेंजीन इलेक्ट्रोफाइल की तरह व्यवहार करता है, मतलब इलेक्ट्रोफाइल मतलब इलेक्ट्रॉन के प्रति जिसका स्नेह होता है उसको इलेक्ट्रोफाइल कहेंगे। इसलिए इस पर नाभिक स्नेही योग हो जाता है। इसलिए ये जब हम इसकी रिएक्शंस कराते हैं तो ये 1,4 साइक्लो एडिशन देता है। डील सेल्टी रिएक्शंस इसी तरीके के एक एग्जाम्पल है। इस तरीके से आज हमने कार्बिन, नाइट्रिन और एराइन के बारे में बात की। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।